Hello, everybody, and welcome to my channel Learn with Piyush. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 12th के फ्लेमिंगो का एक बहुत ही खूबसूरत सा पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। और ये एक ऐसा पोएम है जो ना कि सिर्फ इसी क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, बल्कि ये इन जनरल सभी लोगों के लिए है। बिकॉज इस पोएम का जो मोटो है, जो लेसन है, इट्स सो वेरी स्ट्रॉन्ग दैट इट मस्ट रीच एवरीवेयर टू एवरी पर्सन। तो नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि आखिर इस पोएम का ऐसा क्या थीम है, ऐसा क्या मोटो है या ऐसा क्या लेसन है जो सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस पोएम का जो थीम है, जो मेन थीम है, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन इन आवर लाइफ। मतलब कि मतलब कि हम जो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, मतलब खुद के बारे में जानना, कुछ देर शांत बैठ के हम खुद के बारे में जानेंगे, हम खुद को समझेंगे, जिससे होगा ये कि इट विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमंस। और ये सभी के लिए अप्लाई है। अगर सभी लोग ऐसा करें तो देन इट विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमंस एंड इट विल लेड टू ब्रदरहुड। और अगर आप देख पा रहे हैं तो इस पोएम के जो ऊपर में एक फिगर दी हुई है पिक्चर। ये पिक्चर में इफ़ यू कैन सी, it is very clear, it is very obvious that this poem is about the brotherhood, about the mutual understanding between human beings, unity. So this poem is all about that. तो इस पोएम से हमें ये जानने को मिलेगा कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं जिसे हमें दूर करना चाहिए, और इस लाइफ में ऐसी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और अगर हर लोग यही सोचे, यही करे, तो देयर विल बी अ जनरल सेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड देयर विल बी अ ब्रदरहुड, जिससे क्या होगा कि लोग खुश रहेंगे, लोग यहाँ पे इस धरती पे आबाद रहेंगे, खुश रहेंगे। तो अब हम जानते हैं कि इनके जो पोएट हैं, जिन्होंने इस पोएम की रचना की है, जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, जिनका नाम है पैब्लो नेरूडा, जिनका जन्म 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। और ये पर्राल एक जगह है इन चीले, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और इनके जितने भी पोएम हैं उसमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें एक जनरल बात होती है, जिससे कि हर लोगों को एक फ़ायदा हो, इस धरती पे लोगों को फ़ायदा हो। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इस पोएम में इन्होंने एक इंट्रोस्पेक्शन, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की बात की है, जिससे कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा और अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, और भाईचारे जो हैं इस पृथ्वी पे बढ़ेंगे। बट बिफोर कमिंग टू द पैराग्राफ, मैं इस पोएम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस जितने भी हम आगे जाके स्टैंजाज, जितने भी पैराग्राफ्स पढ़ेंगे, उसमें आखिरकार मिलेगा क्या हमें देखने को। तो इस पोएम में जो है वो पोइट कहना चाहते हैं कि मैन जो है, जो आजकल जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो इतने ज़्यादा शेल्फिश हो गए हैं कि उनके द्वारा की गई चीज़ें, उनके द्वारा की गई जितने भी उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, उन्होंने चीज़ें की हैं, इस पृथ्वी पर काम किए हैं, आज वही काम, वही चीज़ें उन्हें तकलीफ़ दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज जो है कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, कलर के नाम पे हमने पूरी जो सोसाइटी है, हमने पूरी जो ह्यूमन बीइंग की एक कैटेगरी है, उसको हमने डिवाइड कर दिया है। हमने नेशनलिटी के नाम पे डिवाइड कर दिया, हमने लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, एक एक छोटी से छोटी चीज़ों पे लोगों को बांट दिया है। और जिसके कारण आज हम देख पाते हैं कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ खुद को ही होती है। कभी दंगे हो गए, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत ही जान माल की क्षति होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन द लार्जर पिक्चर, जैसे वर्ल्ड वॉर में कई सारे देश एक तरफ अलाइंस बना के लड़ते हैं, जिसमें कि नुकसान ह्यूमैनिटी की ही होती है। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि इस सब चीज़ों से ऊपर उठिए,
ये जितने भी हमने डिविजन्स किए हैं, जितने भी हमने हाइपोथेटिकल डिविजन्स किए हैं, इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए एंड लुक एट द वाइडर फ्रेम, लुक एट द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ह्यूमैनिटी है क्या, ब्रदरहुड है क्या। और इसके लिए जो पोएट हैं वो कहते हैं कि आपको यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, you need to analyze yourself by keeping quiet for a moment। और उससे होगा क्या, आपको खुद की गलतियाँ पता चलेंगी, आपको यहाँ पे मतलब ह्यूमन बींग्स को खुद की गलतियाँ पता चलेंगी और फिर वो उसे सुधारने की कोशिश करेगा। एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन मतलब अगर सारे लोग ये काम करें तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश होगी, ह्यूमैनिटी फिर से वापस खरा उठेगा और चारों ओर शांति ही शांति होगी। सभी लोग एक होंगे, सभी लोग ह्यूमन बींग्स कहलाएंगे, ना कि अमेरिकन, ना कि ऑस्ट्रेलियन, ना कि इंडियन, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड ऑल। सो द पोएम इज़ ऑल अबाउट द यूनिटी, द पोएम इज़ ऑल अबाउट द ब्रदरहुड ऑन दिस अर्थ। सो नाउ लेट अस जंप टू द पैराग्राफ्स। सो एज़ यूजुअल हम जो है ये एक बिफोर यू रीड सेक्शन होता है उसे हम ज़रूर से डिस्कस करते हैं। और जो अभी उसमें क्वेश्चन दे रखा है इस पोएम के लिए वो ये है कि व्हाट डज़ द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। मतलब कि ये जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट, व्हाट डज़ दिस सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू कम टू नो आफ्टर हियरिंग द टाइटल कीपिंग क्वाइट। नेक्स्ट इज़ व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, कि आपको क्या लगता है कि ये पोएम किसके बारे में है। तो अभी वो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ही ली हैं। अब है नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब यहाँ पे द पोएट इज़ आस्किंग एवरी वन ऑफ अस टू काउंट अप टू 12 एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यूरेशन वी हैव टू कीप क्वाइट, वी हैव टू रिमेन स्टिल। नाउ आप लोग अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 12 ही, पर्टिकुलरली 12 ही हमने क्यों लिया। तो यहाँ पे मे बी इट इज़ लाइक 12 आवर्स, हाफ डे, 12 मंथ्स इन अ ईयर। सो विद दैट रिस्पेक्ट मे बी यहाँ पे पोएट ने 12 ही, पर्टिकुलरली 12 ही काउंट किया है। नाउ फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much। इस पैराग्राफ में the poet wants to convey that for once, एक बार हम इस पृथ्वी पे हम कोई भी लैंग्वेज ना बोलते हैं, हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, हम सब चुप रहेंगे, हम सब एक सेकेंड के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। एंड नॉट मूव्स आवर आर्म्स सो मच, मतलब हम सब मोशनलेस हो जाएंगे। लेट्स कीप आवर सेल्फ स्टिल एंड डोंट स्पीक एनी लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज नहीं होगी, जिसके कारण लैंग्वेज बैरियर्स ख़त्म हो जाएंगे, जिसके कारण कोई भी एक दूसरे को हार्श वर्ड्स नहीं कह पाएगा। एंड मोशनलेस मीन्स वी विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, like war, like fighting and all। So here arms, not move our arms means this, कि हम कोई लड़ाई ना करें, कोई युद्ध ना हो। तो इसीलिए पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि we should not speak any language for 12 seconds and just don't do any kind of action, just remain still, just keep quiet and focus on your silence in the brain। अब सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहना चाहते हैं कि इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। मतलब ये जो है, जब तक हम शांत रहेंगे ये 12 सेकेंड, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट होगा एंड बहुत ही पीसफुल मोमेंट होगा। वाई? जिसमें कि विदाउट रश, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं होगी किसी काम की, हमें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होगी, हम कोई भी चीज़ के लिए बिज़ी नहीं होंगे हम अपने लाइफ में, हम बिल्कुल शांत रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे। विदाउट इंजन्स मीन्स यहाँ पे एक है कि कोई इंजन्स नहीं चलेगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट नहीं होगा, everything, the nature will be silent, everything will be silent, and this would be a very exciting moment. We would all be together in a sudden strangeness,
मतलब कि इस लाइन से ये मीनिंग निकलती है कि जो ह्यूमैनिटी का जो बॉन्ड है इस पृथ्वी पे वो स्ट्रॉन्गर होगा, वो बहुत ही स्ट्रेंथन होगा अगर सभी लोग ये करें। तो ये 12 सेकेंड तक अगर सभी लोग स्टिल रहे, काम रहे, तो जो ब्रदरहुड का जो बॉन्ड है, जो रिलेशन है, वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होगा। सो सेकेंड स्टैंजा कन्वे दिस वन। अब है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। मतलब ये है कि इस स्टैंजा में पोइट कहना चाहते हैं कि जो फिशरमैन है, जो मछुआरे होते हैं, जो समुद्र में जो मछुआरे होते हैं, जो मछली मारते हैं, उनका एक बिज़नेस होता है, वो क्या करेंगे, वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो ड्यूरिंग दैट जो समुद्र में जितने भी मछलियां हैं, वेल्स हैं, वो सारे क्या होंगे, सेफ़ होंगे, वो सारे भी रिलैक्स्ड होंगे। तो इस लाइन से एक सेंस निकल के आती है, वो ये है कि द ह्यूमन बींग्स विल नॉट डिस्ट्रॉय नेचर एनी मोर। मतलब अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें खुद से, अगर हम कुछ देर शांत बैठें, अपनी गलतियों को उभारे, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये बता रहा है पोएट कि फिशरमैन जो हैं वो क्या करेंगे, वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, और इन दैट केस क्या होगा कि वेल्स जो हैं वो सेफ़ रहेंगे समुद्र में। और इससे सेंस निकलती है कि द ह्यूमन बींग्स विल नॉट डिस्ट्रॉय नेचर एनी मोर, मतलब देयर विल बी अ वेरी बैलेंस्ड रिलेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट्स वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। और जो लोग सॉल्ट का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में काम करते हैं, तो उससे उनके हाथ जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं, उनमें जख्म हो जाता है उनके हाथों में नमक से। तो वो ही विल गेट टाइम टू लुक ऑन देमसेल्व्स। वो लोग खुद पे देखेंगे, खुद के ऊपर ध्यान देंगे कि हम काम में इतने बिजी हो गए कि हम खुद का ध्यान नहीं रख रहे। सो दे विल गेट टाइम टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, दे विल सी दैट what we are doing actually. So इससे ये निकल के आता है कि basically there will be a established relation between human beings and nature, and the people will get time to look after themselves, about their health, about their peace, about their harmony. और लोगों को समझ आएगा कि वो कितने रश में हैं, वो कितनी बिजी लाइफ जी रहे हैं, जो उनके पास ज़रा सा टाइम नहीं है खुद को खुद के देख रेख के लिए, खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए। Now next paragraph goes like this कि those who prepare green wars with gas, wars with fire। अब यहाँ पे कुछ wars हैं, different types of wars, वो क्या क्या हैं वो हम जानते हैं कि those who prepare green wars का मतलब होता है war with yourself, मतलब खुद से ही लड़ाई। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स के बीच में लड़ाई, मतलब जो मानवता ख़त्म करने में लगे हुए हैं, जो लोगों से लड़ाने में लगे हैं, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस, जो आजकल के गंदे राजनेता जो हमारे हैं देश में मौजूद हैं, वो लोगों को आपस में लड़ाते हैं ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ कास्ट, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो खुद को लड़ाते हैं, तो वो ग्रीन वॉर्स, दैट कम्स अंडर ग्रीन वॉर्स। नाउ वॉर्स विद गैस मतलब आजकल बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं जिसमें गैस का यूज़ होता है। वॉर्स विद फायर जिसमें आग, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट एंड ऑल सब कुछ। तो मतलब जो भी लोग ये वॉर्स विद गैस कराने में, मतलब न्यूक्लियर वॉर्स कराने में लगे हुए हैं, वॉर्स विद फायर मतलब वेपन्स का यूज़ करके जो लड़ाइयाँ लगवाने में लगे हुए हैं, या जो लोग खुद लोगों में मतभेद डाल के अपना फ़ायदा निकलवाना चाहते हैं, जैसे लोगों में दंगे कराना चाहते हैं, वो उन लोगों को ये पोएट जो है कहना चाहता है कि यू जस्ट कीप क्वाइट फॉर 12 सेकेंड, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा ही करते रहे तो देन देयर विल बी अ डे जब जीत तो जाएंगे, लेकिन जीत का जश्न मनाने के लिए कोई नहीं बचेगा। वाई? बिकॉज एवरीबडी विल बी विल हैव डाइड इन दैट ऑल दैट काइंड ऑफ वॉर्स जो भी ये लोग करवाना चाहते हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि भले ही ये लोग जीत जाएंगे, लेकिन इनके साथ जश्न मनाने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। सो यहाँ पे पोएट उनको एक सजेशन देना चाहते हैं कि पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। मतलब वो कहना चाहते हैं कि जो भी लोग ये काम कर रहे हैं वो क्या करें, नए कपड़े पहने। क्लीन क्लॉथ्स मतलब यहाँ पे है न्यू बिगनिंग, मतलब नई शुरुआत करें, नया आरंभ करें।
जितने भी उन्होंने कर्म कर रहे थे, मतलब यहाँ पे सेंस ये है कि जो भी वो वॉर्स लगवा रहे थे, लड़ाइयाँ लगवा रहे थे, जो भी गलत काम कर रहे थे, वो क्या करें, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, मतलब होता है नई बिगनिंग, नई शुरुआत करें एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स मतलब एक दूसरे, जो भी आपस में ह्यूमन बींग्स हैं, वो आपस में क्या करें, वर्क टुगेदर, मतलब यूनिटी दिखाएं, एक साथ हो जाएं, इन द शेड डूइंग नथिंग, एक ही छाँव में, एक ही पेड़ के नीचे सभी एक साथ होकर, यूनिटी होकर आगे बढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें। डूइंग नथिंग का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मत करो, आप ऐसे ही हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते रहें, टहलते रहें, मतलब वो बात नहीं है। डूइंग नथिंग मीन्स यहाँ पे कोई भी ऐसा डिस्ट्रक्टिव काम ना करे जो कि ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दे, वो सारे काम हम ना करें, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव चीज़ें बिल्कुल करें, जो ह्यूमैनिटी को, जो नेचर को इन्हेंस करे, ब्रदरहुड को इन्हेंस करे, वो डेफिनेटली वी शुड डू दैट। तो यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोग ये सारे गलत काम करवा रहे हैं या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, नई शुरुआत उनको करनी चाहिए, और उनको अपने भाइयों के साथ, मतलब अपने दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ हाथों में हाथ डालकर भाईचारा दिखाते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे को हेल्प करके, एंड नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव थिंग्स। सो इस स्टैंजा से पोएट यही क्लियर करना चाहते थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। अब पोएट कहना चाहते हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। यहाँ पे पोएट क्लैरिफाई करना चाह रहा है खुद के थॉट को, कि मैं जो चाहता हूँ कि लोग कुछ देर शांत बैठें, खुद के बारे में सोचें, उसको इस थॉट से बिल्कुल ही कंफ्यूज मत कर देना कि मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो सारे इनएक्टिव हो जाएं, मतलब कोई काम ही ना करें, ऐसे ही शांत बैठे रहें। पोएट कह रहा है कि मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, मतलब कि लाइफ जो है वो लाइफ इज़ अबाउट टू बी लिव्ड, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। और मैं यहाँ पे नो ट्रक विद डेथ का मतलब होता है कि ये जो पोएट कहना चाहते हैं कि शांत रहो फॉर अ वाइल, इसका मतलब ये है कि साइलेंस का मतलब नहीं है कि आप साइलेंस इज़ नॉट रिलेटेड टू बी डाई, डेथ से रिलेटेड नहीं है साइलेंस। वो साइलेंस है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, खुद के बारे में सोचने का, खुद के बारे में एनालिसिस करने का। उसके बाद फिर आप वापस अपने कामों पे लगें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव कामों पे, डिस्ट्रक्टिव कामों पे नहीं। तो इस लाइन से पोएट जो है वो खुद को क्लैरिफाई कर रहे हैं, खुद के थॉट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। अब है, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। अब यहाँ पे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विथ डेथ। अब इस स्टैंजा में जो पहला लाइन है वो है, इफ़ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। सो ये जो लाइन है ये रिफ्लेक्ट करता है सेल्फिश नेचर का होना, मतलब ह्यूमन बीइंग्स में जो सेल्फिश नेचर है कि जो अपना काम बनना चाहिए, बस दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा लाइफ अच्छे से जाए, हमारा लाइफ बस मूव करते रहे, हम इसी बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते, बस हम जी रहे हैं और जीते जा रहे हैं, बस हम कुछ एक्स्ट्रा सोचते नहीं, हम खुद के लिए टाइम ही नहीं निकालते। तो पोएट वही कह रहा है कि डोंट बी सेल्फिश, डोंट बी सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। एंड फॉर वंस, यानी कि फॉर अ मोमेंट, कुड डू नथिंग, कुछ मत करो, बी रिलैक्स्ड, बी काम। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. और पोएट कह रहा है कि वो जो 12 सेकंड की जो शांति होगी, वो जो साइलेंस होगा, वो जो पीसफुल माहौल होगा इनसाइड योर ब्रेन, जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होगे, वो शांति हो सकता है आपके अंदर के जितने भी दुख, जितने भी अवसाद, जितनी भी परेशानियाँ हों, वो सारी चीज़ों को बाहर निकाल दे। मतलब you will understand yourself, you will know that where you are wrong, where you are right, you will know everything about yourself, and this would help you to remove the unwanted things from you, like your sadness,
like your sorrowness, like any kind of stress, any kind of tension. So that particular moment will vanish everything. Now, and of threatening ourselves with death. And यहाँ पे threatening ourselves with death का मतलब ये हुआ कि हम जो भी ये डिवास्टेटिंग काम करते हैं, जो हमारे ऊपर ही आके गिरता है, तो वो जो है उससे एक डर पैदा होता है डेथ का, कि हम मर जाएंगे. तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जब आप वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या गलती की हैं, जिसके कारण आप खुद को ही डरा रहे हो मौत से. क्योंकि चूँकि आपने वो गलती की है, तो उस गलती का आपको रियलाइजेशन होगा, आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या गलती की है. यहाँ पे आप मतलब पर्टिकुलर एक इंसान को पोएट नहीं कह रहा है, ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ. इट इज़ पोएट इज़ सेइंग टू द ह्यूमन बीइंग. कोई भी एक ह्यूमन बीइंग, एज ह्यूमन बीइंग यूनिटी के तौर पे सोचो, उसको बता रहा है कि तुमने, यानी कि तुम ह्यूमंस ने जो भी काम किए हैं, जो कि तुम्हें खुद को ही डरा रहा है, तो वो सारी गलतियाँ, मतलब वो सारे गलत काम, वो तुम्हें उस पर्टिकुलर मोमेंट में समझ में आएंगी. जब तुम एज अ ह्यूमन सोचोगे, जब तुम दूसरों के बारे में सोचोगे, तुम्हें वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ये पोएट कह रहे हैं. और उसके बाद तुम्हें मौत से भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है तुम सारी चीज़ें सही कर रहे हो, तुम सही काम कर रहे हो. यू आर ब्रिंगिंग स्ट्रेंथ टू द ह्यूमैनिटी, टू द ब्रदरहुड, एंड यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ, एंड द लाइफ विल गो वेरी स्मूथली without any stress. So from this stanza, poet is asking you to not be self-centered, to not be selfish. You should think about yourself. तुम्हें अपने अंदर की गलतियाँ को बाहर निकालनी है, और वो जो साइलेंस है पर्टिकुलर उस मोमेंट का 12 सेकेंड का, वो तुम्हारे अंदर से सारी सैडनेस हो सकता है निकाल दे, वो सारे स्ट्रेस निकाल दे. एंड यू विल बी रियलाइजिंग कि क्या क्या गलतियाँ तुमने की है लाइफ में, क्या क्या गलतियाँ तुम्हें दोहरानी नहीं है. तो इस स्टैंजा से पोएट का कहना ये है. और एट द एंड पोएट कहना चाह रहे हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. मतलब कि अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं, तो हम अर्थ से सीखें, हम पृथ्वी से सीखें कि कैसे जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, फिर से लेकिन ज़िंदगी शुरू हो जाती है. मतलब एक नई शुरुआत फिर भी होती है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 6-7 महीने 10 महीने पहले लॉकडाउन लगाया गया हमारे देश में. द लाइफ वॉज स्टॉप्ड टोटली, कोई काम नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी नाउ डेज यू कैन सी दैट लाइफ इज़ नाउ ऑन देयर ओन ट्रैक. मतलब वापस जिस ट्रैक पे थे वैसे ही अब लाइफ आ चुकी है. तो इससे सीखने को ये मिलता है कि एक टाइम पे भले ही पृथ्वी ने दिखाया था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर नई शुरुआत हुई पृथ्वी पे ही. तो आप पृथ्वी से सीखिए कि कैसे सब कुछ खत्म होने पे भी नई शुरुआत की जा सकती है. तो इससे सेंस ये निकलता है कि आपने भले ही इतनी सारी गलतियाँ की हैं, आपने भले ही बहुत सारे वॉर्स करवाए हैं, आपने बहुत सारे गलत काम किए हैं, भले ही आप सेल्फिश हो गए, लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अभी भी आप नेचर को बचा सकते हैं. यू कैन कंट्रीब्यूट टू द ब्रदरहुड, यू कैन कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमैनिटी, you can give your strength to the humanity will stand again and the life will be very happy. तो पोएट कह रहे हैं कि अभी भी समय है, अभी भी हम अपने आप को सुधार सकते हैं, लेकिन वो कब होगा, जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम खुद के बारे में सोचेंगे, हम ध्यान लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे, हम खुद के अंदर की गलतियों को बाहर निकाल फेंकेंगे, देन ओनली हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. अब चूँकि ये जो नॉर्मली जो भी ये टाइम बेस्ड जितने भी ये सारे पोएम्स लिखे जाते हैं, तो उसको एंड भी उसी हिसाब से किया जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि शुरुआत में स्टार्टिंग में पोएट ने कहा था कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल. मतलब कि हम 12 गिनेंगे और तुम सब शांत रहोगे, हम सब शांत रहेंगे. और उसके बीच में ये सारी चीज़ें हुई, सारी चीज़ें जो भी बातें हो रही हैं वो उस 12 सेकंड के बीच में हो रही है. और अब चूंकि वो 12 सेकंड खत्म हो चुके हैं, तो अब पोएट कह रहा है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. मतलब अब ठीक है, अब मैं 12 गिन रहा हूँ, 12 खत्म हो रहे हैं, और तुम जो है कीप क्वाइट, यू शुड कीप क्वाइट, यू विल हैव टू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. ऑलराइट, सो दिस वाज द पोएम.
यही था इस पोएम का एक पूरा डिस्क्रिप्शन जो कि मैं देख सकता था, कीपिंग क्वाइट। सो एट द एंड मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं इस पोएम के बारे में फिर से। ऑल्दो मैंने स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया मैंने इस पोएम के बारे में, फिर भी एट द एंड इस पोएम से ये समझ में आता है कि अपने बिज़ी लाइफ से जो भी आप कर रहे हैं, अपनी बिज़ी लाइफ में से कुछ टाइम निकालिए और उस टाइम में शांत बैठिए, कोई काम नहीं कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, थिंक अबाउट योर नेगेटिविटी, थिंक अबाउट योर पॉजिटिविटी, वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद पे काम कीजिए और सोचिए कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए। अपने अंदर ब्रदरहुड की भावना लाइए, भाईचारे की, अपने अंदर से जो एक लड़ाई वाला वॉर, दैट काइंड ऑफ एवरी नेगेटिविटी, एवरी नेगेटिव थिंग्स सब निकाल के फेंक दीजिए, मेडिटेट कीजिए और लाइफ में पीसफुली, हैप्पीली ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट करते हुए आगे बढ़िए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरुडा। और इस चैप्टर के जो हैं, इस पोएम के जो हैं वो समरी और इस क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उसको ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही सुंदर से तरीके से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर दोबारा पढ़ना हो तो इस लेक्चर को आप दोबारा देख सकते हैं। और एट द एंड आई विल अगेन से कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क टू प्रिपेयर अ सिंगल वीडियो ऑफ 20-25 minutes, and so please do subscribe to the channel if you like the content, and please share it to your the videos, the channel, to your friends or to your brothers and sisters who needs this. And thank you very much, and पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।